तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 जो कि आपका झारखंड स्पेशल है, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड में वन प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक से आपका पेपर 2 में जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप आज का वीडियो कवर करते हैं पूरा, तो इससे जो है वो आपका 5 क्वेश्चन का तैयारी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग सारा जो है वो मिक्स फॉर्मेट में इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, और उसके आधार पे जो है वो संरक्षण दो तरह से किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं इन सीटू संरक्षण यानी कि अंतःस्थानीय संरक्षण, और एक को बोलते हैं हम लोग एक्स सीटू संरक्षण यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ कई सारे नेशनल पार्क है, बाघ रिजर्व है, वन्यजीव अभयारण्य है, भेड़िया अभयारण्य है, हाथी अभयारण्य है, ये सभी इनको शामिल किया गया है। इनके अलावा अगर देखिएगा तो कई सारे आपका जो है वो एक्स सीटू प्रबंधन में किया गया है। और अगर हम लोग एक्स सीटू प्रबंधन के अंतर्गत देखें तो इसमें पाइएगा कि आप बहुत सारे जो है वो, जैसे कि यहाँ पे आपका कि ये मगर बटरफ्लाई पार्क है, मछली घर है, बिरसा जैविक उद्यान है। इसके अलावा देखिएगा तो आप मगर प्रजनन केंद्र है, बिरसा मृग विहार है, ये सभी आपका एक्स सीटू प्रबंधन या फिर संरक्षण किया गया है। तो इसी क्रम में बताया गया है कि वन प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए और उनका जो है विकास करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कई सारे जो है वो वन प्राणी क्षेत्रों की जो है वो स्थापना की गई है। इसमें से एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है, 11 आपका वन्यजीव अभयारण्य है, और कई सारे आपका जैविक उद्यान जो है वो झारखंड में लोकेटेड है। और इनका जो विस्तार है वो आपका झारखंड के 2.63% भूभाग पे ये फैला हुआ है। यानी कि पूरे झारखंड में जो झारखंड के एरिया है वो आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर है, और उसमें से 2.63% भूभाग पे जो है वो आपका ये सारे जो है वन्य प्राणी संरक्षण जितने भी है ये सारे वहाँ पे लोकेटेड हैं। इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। तो आज हम लोग इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन जो है वो मिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आज जो है वो एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकता है उनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा पलामू बाघ आरक्ष यानी कि आपका पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर हम लोग जितने भी बाघ कॉरिडोर है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, और उससे संबंधित जितना भी फैक्ट बन सकता है, उसका जिला कौन है, उसका अभयारण्य का नाम क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना, उसका स्थापना कब हुआ है, और उसमें प्रमुख वन्य जीव कौन कौन रहते हैं, ये सब हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो है वो हम लोग जानेंगे कि सिंहभूम गज आरक्ष ये क्या होता है, हाथी कॉरिडोर क्या है, महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है पश्चिम बिहार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग जितना भी जैविक उद्यान है, जैसे कि आपका बिरसा भगवान जैविक उद्यान, बटरफ्लाई पार्क, मछली घर, रॉक गार्डन, मगर प्रजनन केंद्र, बिरसा मृग विहार, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जुबली पार्क, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद झार पार्क क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। झारखंड में इको सेंसिटिव जोन ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा झारखंड में जैव विविधता बोर्ड, डॉल्फिन सर्वेक्षण, और इसके बाद जितने भी अन्य जो फैक्ट बन सकते हैं उनको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और ये हम लोग आज जानेंगे सबसे पहले बाघ कॉरिडोर के बारे में। बाघ कॉरिडोर जानेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व जानेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग जो है वो नेशनल पार्क जो कि आपका बेतला नेशनल पार्क है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे हम लोग। तो एक ही करके इसको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाघ कॉरिडोर के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या कितनी है। ये सारा जो है वो मिक्सअप क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है वो इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको याद करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा। तो झारखंड राज्य में एक बाघ कॉरिडोर है, तो बाघ कॉरिडोर की संख्या कितना है, झारखंड में एक है, और इसका नाम क्या है, तो गुरु घासीदास पलामू लावालोंग बाघ कॉरिडोर। ठीक है, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि झारखंड में बाघ कॉरिडोर की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 झारखंड के एकमात्र बाघ कॉरिडोर का नाम क्या है, तो गुरु घासीदास पलामू लावालोंग बाघ कॉरिडोर, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन बी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप याद रखिएगा कि गुरु घासीदास पलामू लावालोंग बाघ कॉरिडोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 गुरु घासीदास पलामू लावालोंग बाघ कॉरिडोर, ये इसका विस्तार कहाँ है, किन किन राज्यों में है, तो इसका विस्तार झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 यह जो बाघ कॉरिडोर है वो किस प्रकार का संपर्क दर्शाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बाघ कॉरिडोर है इसका जो संपर्क दूसरे राज्य के साथ बाघ आरक्षियों से भी है, यानी कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, जिनमें बांधवगढ़, संजय धुबरी, उसके बाद है अचानक कमार,
अचानक मार और आपका कान्हा बाग, ये सभी आरक्षी इसमें शामिल है। तो यह जो बाग कॉरिडोर है वो किसको दर्शा रहा है, तो अंतर्राज्यीय यानी कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राज्यीय संपर्क के अंतर्गत कौन सा बाग अभ्यारण्य शामिल नहीं है, तो शामिल है कौन कौन, तो याद रखिएगा बांधवगढ़, संजय धुबरी, अचानक मार और आपका कान्हा बाग आरक्षी, ये सभी इसमें शामिल है। तो इसमें जो है आपका ये बांधवगढ़, संजय धुबरी, अचानक मार और आपका कान्हा बाग ये सभी शामिल है। इसमें सिमलीपाल इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पलामू को ही हम लोग पलामू संजय बांधवगढ़ कहते हैं, पूरा नाम है इसका पलामू संजय बांधवगढ़। ठीक है, इसका पूरा नाम है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पलामू संजय जो बागवाड़ा नहीं है यहाँ पे हो जाएगा पलामू संजय बांधवगढ़। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा टाइपिंग। तो पलामू संजय बांधवगढ़ किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है वो आपका बाग कॉरिडोर है। तो पलामू संजय बांधवगढ़ जो है वो बाग कॉरिडोर है, और बोला जा रहा है कि यह केंद्रीय भारत के सबसे बड़े सन्निहित बाग आवासों में से एक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,580 वर्ग किलोमीटर है। तो पलामू संजय बांधवगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो आपका 12,580 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, कि संजय धुबरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो संजय धुबरी जो बाघ अभयारण्य है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पॉइंट को भी जो है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, संजय धुबरी कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पलामू बांधवगढ़ या फिर उसी को पलामू है बांधवगढ़ है अचानक मार और जो है आपका कान्हा बाग आरक्षी पलामू के किस भाग से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी जो है वो आपके पलामू के उत्तर पश्चिमी भाग से ये लोग जुड़े हुए हैं। कहाँ से, तो पलामू के उत्तर पश्चिमी भाग से ये लोग जुड़े हुए हैं। इसको भी जो है वो आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस कॉरिडोर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, तो ये जो कॉरिडोर है आपका जिसका नाम क्या बताया गया है, गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाग कॉरिडोर, इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, तो इसमें बांधवगढ़ है, अचानक मार है, संजय धुबरी है, ये सभी है, कान्हा बाग भी है, तो ये सभी इसमें शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, अचानक मार बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो अचानक मार बाघ अभयारण्य जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको भी जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कान्हा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा बाघ अभयारण्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सोचिए ये जो कॉरिडोर है वो आपका पलामू में है यानी कि झारखंड में है, लावालौंग यानी कि चतरा में है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए वो जा रहा है आपका छत्तीसगढ़, वो जा रहा है मध्य प्रदेश, पूरा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, पलामू बांधवगढ़ अचानक मार कान्हा जो आपका बाग आरक्षी है यानी कि कॉरिडोर है, ये किसके मतलब कि बोला जा रहा है कि ये किस स्थान पे लोकेटेड है, तो ये जो है वो आपका पलामू के दक्षिण पश्चिमी भाग से ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, इस कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल है, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा ज़िला इसमें शामिल है, तो याद रखिएगा जसपुर, सरगुजा, कोरबा, ये सभी इसके अंतर्गत जो है वो शामिल है, तो याद रखिएगा। तो बोला जाता है कि ये जो कॉरिडोर है वो आपका पलामू बाग आरक्षी के उत्तर पश्चिमी भाग के साथ ये संलग्न है, और ये जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका 12,580 वर्ग किलोमीटर है, और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बृहद संरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें सेमर, सोत और आपका तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, संजय और बांधवगढ़ बाग आरक्षी इसमें शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पलामू लावालौंग हजारीबाग और गया कॉरिडोर किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा कि पलामू लावालौंग नहीं है, यहाँ पे है आपका क्या, तो अच्छा ठीक है, पलामू लावालौंग हजारीबाग गया, ये जो है वो पलामू बाग आरक्षी का संपर्क लावालौंग अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य और गौतम बुद्ध अभयारण्य इन सभी से है, और ये कैसा है, तो ये आपका अंतर्राज्यीय है यानी कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 15, गया किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, पलामू गढ़वा कैमूर कॉरिडोर किससे जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखिएगा कि पलामू गढ़वा और जो कैमूर जो कॉरिडोर है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका बिहार से जुड़ा हुआ है। तो बोला जाता है कि पलामू बाग आरक्षी का संपर्क कैमूर क्षेत्र में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश इन सभी के साथ त्रिजंक्शन पर है, और पलामू गढ़वा जो कैमूर जो है ये आपका लगभग बिहार से ही जुड़ा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 17, कैमूर क्षेत्र किस त्रिजंक्शन पर स्थित है? तो ये आपका झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश इन तीनों के त्रिजंक्शन पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, पलामू, गुमला, पालकोट, सारंडा कॉरिडोर जुड़ा है, ये किससे जुड़ा हुआ है? पलामू, गुमला, पालकोट, सारंडा जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बोला जा रहा है कि आपका दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग से जुड़ा हुआ है, यानी पलामू बाघ आरक्षीय दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में गुमला और लोहरदगा क्षेत्र में विस्तारित पालकोट अभ्यारण्य से भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बाघ कॉरिडोर के बारे में था, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। तो इसमें खाली याद रखिएगा ना कि जो आपका बाघ कॉरिडोर है, जिसमें से सबसे फेमस जो नाम है वो आपका एक है बाघ कॉरिडोर जिसका नाम है गुरु घासीदास पलामू लावालोंग बाघ कॉरिडोर, और इसका जो विस्तार है वो आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस बाघ कॉरिडोर का संपर्क जो है वो दूसरे राज्य के बाघ आरक्षियों से भी है, यानी कि टाइगर रिजर्व से है, और इसी को हम लोग इंटर स्टेट कनेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहीं तक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सारंडा वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ये तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में बाघ कॉरिडोर संबंधी जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत जो है वो आपका NTCA है। तो इसका जो स्रोत है वो आपका NTCA है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसका स्रोत यही है। इसके अलावा अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कि पलामू बाघ अभ्यारण्य किन कॉरिडोर का केंद्र बिंदु है? तो पलामू बाघ जो अभ्यारण्य है वो आपका 1, 2, 3 लगभग लगभग सभी, ये क्वेश्चन स्किप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, नवलपुर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? नवलपुर नहीं होगा, ये आपका जो है वो आपका लावालोंग बाघ अभ्यारण्य होगा। तो ये आपका जो है वो आपका झारखंड में स्थित है, बिहार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का बाघ कॉरिडोर मुख्यतः किस उद्देश्य से है? तो ये आपका वन्यजीव संपर्क से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण, इससे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको देखिए। झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु क्या स्थापित किया गया है? तो विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जो है वो किया गया है। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। तो वन्य प्राणी को संरक्षण प्रदान करने और उसका विकास करने के लिए झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की जो है वो स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो ये आपका एक है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड के संरक्षित क्षेत्र राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हुए हैं? तो ये आपका 2.63% जो है, यानी कि 2.63% भूभाग पे ये फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड में पहला हाथी आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित किया गया है? तो 2001 में केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्षित यानी कि एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया है, तो 2001 में। क्वेश्चन नंबर 31, पहला हाथी आरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम में है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला को ही देश का पहला नॉट राज्य का, तो देश का पहला गज आरक्षित यानी कि एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 2001 में। क्वेश्चन नंबर 32, राजमहल जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये आपका साहेबगंज में है। तो बोला जा रहा है कि साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास में ही नेचर क्लब के द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान यानी कि राजमहल फॉसिल पार्क विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, राजमहल जीवाश्म उद्यान किस संस्था के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है? तो ये जो है वो आपका किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है वो आपका नेचर क्लब के द्वारा किया गया है, तो नेचर क्लब के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, वन्य जीव प्रबंधन योजना कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो याद रखिएगा कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है, 10 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किसने किया था? तो झारखंड सरकार के द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया, झारखंड सरकार। क्वेश्चन नंबर 36, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा कि 10 सदस्यीय टीम वाला ये संस्था होता है, और इसका जो पदेन अध्यक्ष है वो झारखंड के मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में जैविक उद्यान किस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र है? तो याद रखिएगा कि ये किस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र है? तो ये आपका मानव निर्मित जो है वो संरक्षित क्षेत्र है, जितने भी जैविक उद्यान है। तो याद रखिएगा कि एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क है। बोला जा रहा है कि ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पे पारिस्थितिकी
प्राणी जगत, वनस्पति और जंतुओं को संरक्षित करने के लिए सरकार और प्रशासन के द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया हो, उसी को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसको सुरक्षा प्राप्त होती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसी को सुरक्षा प्रदान होता है तथा इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां जो है वो प्रतिबंधित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि संरक्षण करना और उनका विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 40, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड में हाथी आरक्षित क्षेत्र किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जो हाथी आरक्षित जो क्षेत्र है वो हाथियों का संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड के संरक्षित क्षेत्र किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो जो भी संरक्षित क्षेत्र है वो आपका वन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य वन्य जीव बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्य का जो वन्य जीव बोर्ड है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें जो सदस्यों की जो संख्या है वो आपका 10 होता है। कितना सदस्य? तो 10 सदस्य, यानी कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा और इसका मुख्यमंत्री इसमें अध्यक्ष हो जाएंगे और इसमें 10 गो सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड में वन्य जीव संरक्षण का कार्य किस स्तर पर होता है? तो ये आपका राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 45, संरक्षित क्षेत्रों में किस प्रकार की गतिविधियां जो है नियंत्रित होती है? मतलब मानवीय गतिविधियां नियंत्रित होती है संरक्षित क्षेत्रों में, इसको याद रख लीजिएगा आप। ठीक है। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यान हम लोग का एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते हैं उनको हम लोग जो है वो कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इससे संबंधित जितने भी MCQ बन सकता है उनको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 52, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो स्थापना है वो आपका 1986 में किया गया है। कब? तो 10 सितंबर 1986 को, 10 सितंबर 1986 को। क्वेश्चन नंबर 54, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो आपका 226.32 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, पलामू क्षेत्र में विश्व की पहली बाघ जो है जनगणना या फिर गणना बोलिए वो कब किया गया था? तो 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी और जिसका नेतृत्व JW निकोलसन इसके द्वारा किया गया था। ठीक है। और JW निकोलसन जो है वो पलामू के तत्कालीन यानी कि 1932 में वन प्रमंडल पदाधिकारी थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में ही JW निकोलसन के नेतृत्व में ही 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना हुई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। ये 10 सितंबर 1986 को बना था और ये 226.32 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, पहली बाघ गणना किसके द्वारा कराई गई थी? तो आपका JW निकोलसन के द्वारा 1932 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1932 में पहला बाघ गणना हुआ JW निकोलसन के नेतृत्व में। फिर 1973 और 1974 में ही यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा बाघों के स्वस्थान यानी कि इन सिटू प्रबंधन के लिए बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट जो है वो शुरुआत की गई थी। कब? 1973-74 में। क्वेश्चन नंबर 58, पलामू बाघ अभयारण्य किस राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है? तो ये आपका झारखंड का, और ये कहाँ है? लातेहार में है। क्वेश्चन नंबर 59, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कौन कौन से जीव आते हैं? अब हम लोग थोड़ा सा बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। ठीक है ना। तो बाघों के संरक्षण करने के लिए ही पलामू बाघ आरक्षण यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना किया गया था और ये एक झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको हम लोग बोलते हैं बेतला नेशनल पार्क या फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और भारत में झारखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है जिसको हम लोग बोलते हैं पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप।
तो पलामू के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बोला जा रहा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कौन सा जीव पाया जाता है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का फुल फॉर्म होता है बेतला, यानी कि BETLA, यानी कि बेतला। B से बाइसोन, E से एलिफेंट, T से टाइगर, L से लेपर्ड और A से एक्सिस। इसको भी आप याद रखिएगा। तो बाघों के संरक्षण के लिए पलामू बाघ आरक्षण यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व बनाया गया था, जो कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि यहाँ पे मुख्य रूप से बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गौर, सिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, घनेश, वन मुर्गी, ये सभी यहाँ पे वन्य प्राणी जो है वो पाए जाते हैं। बेतला का पूरा नाम क्या है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपोर्ड, एक्सिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बेतला नेशनल पार्क जो है यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका स्थापना कब किया गया है? तो 10 सितंबर 1986 को किया गया है। 10 सितंबर 1986 को किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, बेतला का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बेसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड, एक्सिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। क्वेश्चन नंबर 62, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस राज्य बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपका झारखंड का है। क्वेश्चन नंबर 63, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस तिथि को की गई है? तो 10 सितंबर 1986 को। क्वेश्चन नंबर 64, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 226.32 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 65, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये आपका लातेहार में है। क्वेश्चन नंबर 66, पलामू क्षेत्र में विश्व की पहली बाघ गणना कब हुई थी? तो ये आपका 1932 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपका JW निकोलसन के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व की पहली बाघ गणना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आपका JW निकोलसन के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 68, पलामू क्षेत्र में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973-1974 में। क्वेश्चन नंबर 69, पलामू बाघ अभ्यारण्य झारखंड का क्या है? तो ये पलामू बाघ अभ्यारण्य जो है वो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 70, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो सभी पाए जाते हैं, बाघ, हाथी, हिरन सभी। क्वेश्चन नंबर 71, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख शिकारी जीव कौन है? तो बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्गा, लोमड़ी सभी है लगभग, इसमें एक में नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस आधार पर प्रसिद्ध है? तो वो एक बेतला नाम का एक किला होता है, उसी के नाम पे ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 73, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले शाकाहारी जीव कौन है? तो वो सांभर, चीतल, गौर ये सभी शाकाहारी है। क्वेश्चन नंबर 74, बेतला शब्द किन जीवों के नाम के अक्षरों से बना है? तो ये आपका बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये आपका वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या जाने हैं? अभी तक हम लोग एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम लोग बोलते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में जाने हैं। अब थोड़ा सा हम लोग पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग बाघ कॉरिडोर के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम लोग का पढ़ते हैं कि झारखंड में एक वो बाघ कॉरिडोर है जिसको हम लोग गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर कहते हैं, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पलामू, संजयगढ़, बांधवगढ़, ये भी पलामू, संजय, बांधवगढ़ ये तीनों एक ही साथ है। ये आपका बाघ कॉरिडोर है, और ये जो बाघ कॉरिडोर है ये आपका पलामू बाघ आरक्ष्य के यानी पलामू टाइगर रिजर्व के ठीक उत्तर पश्चिमी भाग के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पलामू बादल खोल अचानक मार कान्हा कॉरिडोर है, और ये जो कॉरिडोर है ये भी आपका पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। पलामू लावालौंग हजारीबाग गया ये भी है। इसके अलावा आपका पलामू गढ़वा कैमूर है। इसके अलावा आपका पलामू गुमला पालकोट सारंडा है। ये सभी आपका बाघ कॉरिडोर है, जिसमें से केवल आप याद रखिएगा मेन गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर, बस इतने याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा इसके बाद की चर्चा करेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व की हल्का सा चर्चा करेंगे, क्योंकि बेतला नेशनल पार्क के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। और बेतला नेशनल पार्क का स्थापना 10 सितंबर 1986 में हुआ है, ठीक है। और अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, इससे संबंधित जितना भी MCQ है।
तो अब इसके आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो अब हम लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट जितने भी हैं इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका पलामू जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, पलामू वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 752.94 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, पलामू वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, पलामू हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है। तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 186.25 है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई है। तो ये आपका 1976 में। क्वेश्चन नंबर 6, महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये आपका लातेहार में है। क्वेश्चन नंबर 7, महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई है। तो इसका स्थापना 1976 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, दालमा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका दालमा का है 193.22, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, दालमा वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य विस्तार किस में है। तो इसका जो मुख्य विस्तार है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में है। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है। तो गौतम बुद्ध का है 121.14, ये 1976 में बना था। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई है। तो 1978 में हुआ है। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है। तो आपका 12.82 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है। तो ये आपका लावालौंग जो है वो आपका चतरा में है। लावालौंग अभयारण्य की स्थापना कब हुआ है। तो इसका जो स्थापना है वो आपका 1978 में हुआ लावालौंग का। और लावालौंग का जो क्षेत्रफल है वो आपका 211 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये आपका गिरिडीह में है। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुआ है। तो ये इसका स्थापना 1984 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, कि पारसनाथ अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो आपका 49.33 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है। तो कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 177.35 है और इसका स्थापना 1985 में हुआ है, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 18, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो पालकोट जो है वो गुमला में है और इसका क्षेत्रफल 182.83 है और ये 1990 में बना है। पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई। तो 1990 में। उधवा झील पश्चिम बिहार के जिले में स्थित है। तो ये आपका साहिबगंज में है और ये भी 1991 में बना है और इसका क्षेत्रफल 5.65 जो है वो वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21, उधवा झील पश्चिम बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो 5.65 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई है। तो इसका स्थापना 1991 में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा झारखंड में कुल जितने भी अभयारण्य हैं इनका क्षेत्रफल कितना है। तो 2182.11 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। अब देखिए, यहाँ तक तो आपको बता दिया गया है, लेकिन आपको ऐसे में याद नहीं होगा। आपको जो है वो एक सीक्वेंस में याद करना होगा। 1976 में सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि 1976 में जो है वो आपका कितना बना है। तो पलामू, हजारीबाग, महुआ डाँड़, दालमा, फिर गौतम बुद्ध। तो इस तरह करके देखिएगा। तो 1976 में 3 और 2 5 गो, तो 1976 में आपका 5 गो बना है, ठीक है। उसके बाद 1978 चलिए और 1978 में आपका 2 गो बना है। फिर 1984 जाइए, 1984 में 1 गो, फिर 1985 में 1 गो, फिर 1990 में 1 गो, फिर 1991 में 1 गो। इस तरह करके याद कीजिएगा। फिर इसको एरिया वाइज कीजिए। सबसे कम कौन है। तो उधवा झील है 5.65। उसके बाद कौन है। तो आपका 63.25। उसके बाद 49.33। उसके बाद देखिएगा तो 186 है, फिर 182, 170 है। इस तरह करते करते जाइएगा। लास्ट सबसे हाईएस्ट किसका है। तो आपका 752.94 है पलामू अभयारण्य का। तो ये सीरीज देखिएगा, बड़ा से छोटा कौन है, छोटा से बड़ा कौन है, पहले कौन बना, बाद में कौन बना, इस तरह करके सब याद कीजिएगा। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा देखिए तो 752.94 पलामू अभयारण्य का ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू वन्यजीव अभयारण्य। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन है। तो आपका साहिबगंज में है, उधवा झील पश्चिम बिहार, ये है 5.65 वर्ग किलोमीटर। अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट कि पलामू अभयारण्य किस स्तर पर
किस स्तर का अभ्यारण्य है? तो पलामू जो अभ्यारण्य है वो आपका टाइगर से संबंधित है ना, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बोला जा रहा है कि पलामू अभ्यारण्य के बारे में कि यह एकमात्र झारखंड का झारखंड में एकमात्र पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर का है, तथा जितने भी 11 गो जो अभ्यारण्य है वो आपका सभी राज्य स्तर के हैं। और यह झारखंड का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्योंकि यह 1976 में बना था, और 1976 में बना था। और बोला जा रहा है कि पलामू अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 753 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 752.94 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, पलामू अभ्यारण्य झारखंड का सबसे पुराना अभ्यारण्य है, सही है या फिर गलत है? तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28, हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना पहले किस नाम से हुई है? तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो पहले आपका हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किया गया था 1955 में। बाद में इसको 1976 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया गया है। तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में। क्वेश्चन नंबर 29, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 30, महुआ डाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका भेड़िया के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, दालमा अभ्यारण्य का विस्तार किन जिलों में है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम और आपका सरायकेला में है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में इसका जो है वो दालमा का अभ्यारण्य का ये है विस्तार। तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये खास पूर्वी सिंहभूम में है, और इसका जो विस्तार थोड़ा बहुत जो है वो आपका सरायकेला खरसावां में भी है, पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, दालमा अभ्यारण्य में हाथियों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना लाई गई है? तो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया है, ठीक है ना। तो हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ चल रहा है, कब से? 1932 से 1992 से, एशियाई हाथियों के लिए, तो एशियन एलिफेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के अलावा किस राज्य में है? तो ये आपका कोडरमा में भी है, और बिहार का गया जिले में भी है। और इसका जो क्षेत्रफल कितना है? 121.14 है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य का, 121.14। क्वेश्चन नंबर 34, तोमचाची अभ्यारण्य झारखंड का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, कितने नंबर का है? तो याद रखिएगा कि यह आपका झारखंड में लोकेटेड ये दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। पहला है आपका उधवा झील 5.65, और दूसरा है आपका तोमचाची 12.82, ठीक है। और इसी अभ्यारण्य में एगो हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 35, तोमचाची अभ्यारण्य के बीच में स्थित झील का नाम क्या है? तो हरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 36, लावालौंग अभ्यारण्य किन नदियों से घिरा हुआ है? तो लावालौंग अभ्यारण्य जो है वो आपका बोला जाता है कि उत्तर पूर्व में नीलांजन नदी, पश्चिम में चाको नदी और दक्षिण में अमानत नदी से घिरा हुआ है। तो नीलांजन, चाको और अमानत। क्वेश्चन नंबर 37, पारसनाथ अभ्यारण्य का नाम किस पहाड़ी पर रखा गया है? तो ये आपका पारसनाथ पहाड़ी पे। क्वेश्चन नंबर 38, कोडरमा अभ्यारण्य किस वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्यारण्य जो है वो आपका साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39, पालकोट अभ्यारण्य चारों ओर किन नदियों से घिरा हुआ है? तो पालकोट अभ्यारण्य के बारे में बोला जाता है कि ये गुमला में भी है, सिमडेगा में भी है, और इस अभ्यारण्य जो है ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य वो चारों तरफ नदियों से प्रभावित है, जिसमें शंख नदी, तोरपा नदी, सिंजरा नदी, बांकी नदी, ये सभी जो है वो फेमस नदी इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट कौन कौन सा किस में थे हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग थे, अरे यार ये थे हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि उधवा झील पश्चिम बिहार गंगा नदी पर स्थित है, ये सही है गलत है? तो ये सही है, ये जो है वो आपका सही है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है वो ये झील जो है वो उधवा झील पश्चिम बिहार जो है वो गंगा नदी पर स्थित एक वेक वाटर झील है, जो कि पटोरा और बरहेल नामक दो झीलों के संयोजन से निर्मित है। और उधवा झील पश्चिम बिहार जो कि साहिबगंज में है वो आपका प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे साइबेरिया और तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे साइबेरिया और यूरोप के सहित विश्व के बहुत सारे जो है वो अलग अलग प्रजाति के पक्षी यहाँ पे आते हैं।
और यह झारखंड का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन है, तो आपका उधवा झील पश्चिम बिहार ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, उधवा झील पश्चिम बिहार जो है वो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा चिन्हित है, तो ये बतलाना है कि बोला जा रहा है कि उच्च पक्षी घनत्व के कारण इसे महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा चिन्हित किया गया है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, उधवा झील में प्रवासी पक्षी आते हैं कहाँ से, तो ये आपका एशिया से भी आता है, यूरोप से भी आता है, विश्व के अलग अलग विभिन्न भागों से आता है। क्वेश्चन नंबर 43, उधवा झील पश्चिम बिहार को रामसर साइट कब घोषित किया गया है, तो इसको रामसर जो साइट है इसको घोषित किया गया है आर्द्रभूमि पहला, तो झारखंड का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल ये है और इसको जो है वो 2020 में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, उधवा झील का निर्माण किसके कारण हुआ है, जो ये आपका गंगा के कटाव के कारण इसका जो है निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, 1763 ईस्वी में उधवा झील किसके बीच युद्ध का स्थल था, तो बोला जाता है कि 1763 ईस्वी में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में इसी क्षेत्र में उधवा नाला युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी मिलते हैं जैसे कि जलकौवा, बटान, किंगफिशर, चंदियार, पोचार्ड, प्लास फिश, ईगल, काली गर्दन वाला सारस, प्रोंटी कोले, सफ़ेद बगुला जिसको हम लोग एग्रेट कहते हैं, ये सभी बहुत सारा मिलता है यहाँ पे। और इसका नामकरण महाभारत कालीन सांख्य योगी उद्धव के नाम पे जो है वो इसका नामकरण किया गया है। ये सभी जो है वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि पलामू अभयारण्य का विस्तार किस पठार क्षेत्र में है, तो ये आपका छोटा नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड के किस अभयारण्य में भेड़िया संरक्षण प्रमुख है, तो आपका महुआ डांड में है। क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अभयारण्य कौन है, तो आपका पलामू वन्यजीव अभयारण्य है और इसका क्षेत्रफल 752.94 है। क्वेश्चन नंबर 51, सिंहभूम गज आरक्षी की स्थापना जो है वो कब किया गया है, तो इसका जो स्थापना है 2001 में, 26 सितंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 52, सिंहभूम गज आरक्षी की स्थापना कब किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 सितंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में ही देश का प्रथम गज आरक्षी यानी कि एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था उसी के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, सिंहभूम गज आरक्षी का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो जिसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो आपका 13,440 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, सिंहभूम गज आरक्षी किन जिलों में विस्तृत है, तो ये जो है इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर है और ये आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां ये सभी तीनों जिलों में है, यानी कि आपका जो है कोल्हान प्रमंडल में। क्वेश्चन नंबर 55, सिंहभूम गज आरक्षी किसके संरक्षण के लिए बनाया गया, तो ये आपका हाथी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में कुल गज आरक्षी की संख्या कितनी है, तो झारखंड में बोला जा रहा है कि देखिए इसके लिए बोला जा रहा है कि भारत में टोटल 14 राज्यों में टोटल 31 गो गज आरक्षी की स्थापना की गई है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो पूरे भारत में 14 राज्यों में टोटल 31 एलिफेंट रिजर्व यानी कि गज आरक्षी की स्थापना की गई है। कितना, तो 31, 14 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड में गज आरक्षी का आधार क्या है, तो बोला जा रहा है कि सिंहभूम गज आरक्षी में दलमा वन्यजीव अभयारण्य, सारंडा, कोल्हान, पोरहाट, चाईबासा और ढालबुम वन क्षेत्र के आरक्षित और संरक्षित क्षेत्र इसमें शामिल है। और यहाँ पे इसका आधार क्या है, सिंहभूम है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 58, सिंहभूम गज आरक्षी के दक्षिण में कौन सा गज आरक्षी स्थित है, तो याद रखिएगा कि इसी जो सिंहभूम गज आरक्षी है इसके दक्षिण में ही उड़ीसा का मयूरभंज गज आरक्षी तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल का मयूरझरना गज आरक्षी स्थित है। तो उड़ीसा का मयूरभंज ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, सिंहभूम गज आरक्षी के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 60, सिंहभूम गज आरक्षी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे साल मिश्रित पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। तो बोला जा रहा है कि इस गज आरक्षी में आर्द्र प्रादीपीय, निम्न स्तरीय साल वन, शुष्क प्रादीपीय साल वन, शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती झाड़ियाँ और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने
झारखंड में कितने हाथी कॉरिडोर चिन्हित किए हैं? तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड में पहली बार 17 गो हाथी कॉरिडोर की पहचान किया गया है। 17। क्वेश्चन नंबर 62, हाथी कॉरिडोर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो है वो हाथियों का सुरक्षित आवागमन करना है। बोला जा रहा है कि ये जो कॉरिडोर है ये मेनली रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिले में देखने को मिले हैं। और बोला जा रहा है कि ये कॉरिडोर हाथियों के आवागमन यानी कि एक से दूसरे प्राकृतिक आवास के बीच में करना है और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63, हाथी कॉरिडोर किनके बीच इस जो है वो संपर्क स्थापित करता है? तो आपका प्राकृतिक आवासों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 64, हाथी मानव संघर्ष को कम करने में क्या सहायक है? तो हाथी कॉरिडोर सहायक है। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड में हाथी किस श्रेणी की प्रजाति मानी जाती है? तो ये आपका हाथी जो है वो आपका लुप्त प्राय श्रेणी में माना जाता है। तो बोला जा रहा है कि इन कॉरिडोर को निजी भूमि और गैर वनीय भूमि से मुक्त रखने तथा यहाँ हाथियों के लिए पर्याप्त खाद्य संसाधन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ राज्य में हाथी को अम्ब्रेला प्रजाति मानकर वन संरक्षण हेतु मुहिम चलाया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, सिंहभूम गज आरक्षी में मानव हाथी सह अस्तित्व पर जोर दिया गया है, ये सही है गलत है? सही है। क्वेश्चन नंबर 67, गज आरक्षी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो हाथियों का संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 68, सिंहभूम गज आरक्षी में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है वो आपका दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। सिंहभूम गज आरक्षी में क्वेश्चन नंबर 69, सिंहभूम गज आरक्षी झारखंड के मतलब गज आरक्षी किस पठार क्षेत्र में स्थित है? तो छोटानागपुर। क्वेश्चन नंबर 70, गज आरक्षी में प्रमुख वृक्ष प्रजाति कौन है? तो यहाँ पे जो है वो सालवन देखने को मिलेगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 71, सिंहभूम गज आरक्षी झारखंड का पहला गज आरक्षी है, ये सही है गलत है? सही है। क्वेश्चन नंबर 72, हाथी कॉरिडोर का विकास किस उद्देश्य से किया गया है? तो आपका प्राकृतिक मार्ग संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड में हाथी कॉरिडोर किस संस्था ने चिन्हित किया है? तो आपका WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, सिंहभूम गज आरक्षी में किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है? तो आपका उच्च प्रकार की जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हाई यहाँ पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75, गज आरक्षी का मुख्य फोकस किस पे है? तो आपका शिकार, मानव बसावट, संरक्षण, औद्योगिक विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संरक्षण पे इसका जो है मेनली फोकस किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी के बाद। थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि भेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो इसके बारे में कि भेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका कहाँ पे है? तो वो आपका लातेहार में है। 63.25 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 1976 में ये बना था। और इसके बारे में अबर ना हाल फिलहाल में चर्चा हो रहा था, तो बोला जा रहा है कि यह जो अभ्यारण्य है यानी कि महुआ डांड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भारतीय ग्रे भेड़िया यानी कि जो आपका इंडियन जो आपका ग्रे भेड़िया है ना, उसके बारे में ये उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है वो आपका अर्ध शुष्क कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के जो है वो शीर्ष शिकारी होते हैं। ग्रे जो भेड़िया है वो सामान्यतः छोटे झुंड में रहते हैं और ये रात्रि में ही जो है वो एक्टिव होते हैं। महुआ डांड़ का यह जो क्षेत्र है वो आपका आदिवासी बहुल है और यहाँ पे भेड़िया संरक्षण में सन्ना धर्म का जो है वो पालन करने वाले इन आदिवासियों की जो है भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। शीतकाल का समय खास करके नवंबर से फरवरी तक भेड़ियों के लिए प्रजनन और मांद बनाने हेतु जो है वो अत्यंत अनुकूल होता है तथा इस समय आदिवासियों का साल के जंगलों में जाना वर्जित होता है। और ऐसी मान्यता होती है कि इस समयावधि में साल के जंगल में जाने पर इनका जो है देवता जो है वो क्रोधित हो जाता है। और इस सांस्कृतिक प्रथा के कारण महुआ डांड़ वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का प्रथम ग्रे भेड़िया प्रजनन केंद्र बनाने का जो है वो निर्णय लिया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है, थोड़ा सा ये अलग से था इसमें कि महुआ डांड़ जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको हम लोग भेड़िया अभ्यारण्य भी कहते हैं, इसके बारे में तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है वो आपका भारतीय ग्रे भेड़िया मिलता है जो कि अर्ध शुष्क कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र का जो है वो शीर्ष शिकारी होता है। इसको याद रखिएगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो भी आपके झारखंड में पक्षी विहार है या फिर जैविक उद्यान है या फिर हम लोग झाड़ पार्क के बारे में, उन सभी के बारे में देखते हैं। ठीक है ना। और इसी में याद रखिए थोड़ा सा आप पलामू बाघ
आरक्षी यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में बताया जा रहा है कि पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और ये छोटानागपुर पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। और ये बाघ आरक्षी पूर्व में लातेहार वन प्रमंडल, पश्चिम में गढ़वा वन प्रमंडल और सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर में औरंगा नदी और दक्षिण में नेतरहाट वन और गुमला से ये जो है वो घिरा हुआ है। इन सभी के बारे में याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना है वो आपका 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किया गया था और इसी समय देश में टोटल 9 गो बाघ आरक्षी की स्थापना की गई थी और इसमें से एक आपका पलामू टाइगर रिजर्व भी था। अब पलामू टाइगर रिजर्व का जो विस्तार है वो आपका 1130 वर्ग किलोमीटर है। तो 1130 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका पलामू टाइगर रिजर्व का जो है टोटल एरिया है और जिसमें से 414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो आपका कोर क्षेत्र है और शेष जो बच रहा है 716 वर्ग किलोमीटर ये आपका बफर क्षेत्र के रूप में सीमांकित यानी कि लोकेटेड किया गया है। तो पलामू टाइगर रिजर्व इसका जो विस्तार है वो आपका 1130 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 716 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र है और 414 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है। ठीक है। और इस आरक्ष्य में 47 गो स्तनपायी की प्रजाति, 174 गो पक्षियों की प्रजाति, 970 गो वनस्पति की प्रजाति और 25 गो लताओं की प्रजाति, 46 गो झाड़ीदार वनों की प्रजाति, 17 प्रकार के घास और 139 प्रकार की जो है वो औषधीय पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि यहाँ पे देश में सर्वाधिक डार्क साइट मिला है जिसके बाद यह एस्ट्रोफोटोग्राफिक हब बन गया है और 20 जनवरी 2014 को पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन जिसको हम लोग PTCF का एक गठन एक ट्रस्ट के रूप में जो है वो किया गया था और इसके प्रमुख राज्य के जो है वन्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं और वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत देश के सभी बाघ आरक्षी में व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन का जो है गठन अनिवार्य कर दिया गया है। तो देख लीजिए पूरे देश में जितना भी टाइगर रिजर्व है वहाँ पे PTCF जिसको हम लोग बोलते हैं पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन इसके तहत जो है वो आपका जो है इसका एक ट्रस्ट का रूप किया जो है ये ट्रस्ट का जो है स्थापना किया गया है और इसी से ही पूरा पलामू टाइगर पर जितने भी टाइगर रिजर्व है देश में या फिर पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में सभी को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। ये सभी याद रखिएगा। और ये कब बना है 20 जनवरी 2014 को। ठीक है। और पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में आपको क्या बताया गया है कि पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो आपका देश में टोटल 9 गो टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा था उसमें से एक झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व और इसका स्थापना 1973 में हुआ है। तो पलामू टाइगर रिजर्व याद रखिएगा कि इसके बारे में कि आपका पूर्व में आपका लातेहार जिला है, फिर आपका गुमला जिला है आपका पूर्व दक्षिण पूर्व में और इधर आपका छत्तीसगढ़ है, इधर आपका गढ़वा है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो पलामू टाइगर रिजर्व 1130 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से आपका बफर क्षेत्र 716 वर्ग किलोमीटर और कोर क्षेत्र 414 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। इसी में एक पॉइंट बताया जा रहा है कि जो आपका सबसे पहले याद रखिएगा कि जैसे कि आपका पलामू टाइगर रिजर्व बना था प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। इसी के तहत जो है वो आपका पलामू टाइगर रिजर्व बना था 1974 में। पलामू टाइगर रिजर्व बना था इसी के तहत 1974 में। उसके बाद पलामू टाइगर रिजर्व इसमें से 2 गो एरिया है, एक आपका बफर क्षेत्र और एक आपका कोर क्षेत्र। इसी में देखिएगा तो पलामू टाइगर रिजर्व में ही बेतला नेशनल पार्क बना दिया गया 1986 में। उसके बाद देखिएगा कि पलामू टाइगर रिजर्व में ही आपका पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया 1976 में। उसके बाद देखिएगा कि आपका 1976 में महुआ डांड वन्यजीव अभयारण्य में बनता है। उसके बाद देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत महुआ वन्यजीव अभयारण्य भी बना है 1976 में। और ये सभी कुछ जितना कुछ बन रहा है वो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ही बनाया जा रहा है। ठीक ना। ठीक है। इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आपका जितना भी झारखंड में पक्षी विहार है इन सभी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि झारखंड में कुल प्रमुख पक्षी विहार कितने हैं। तो ये आपके 5 गो है। कौन कौन है। तिलैया पक्षी विहार, तेनुघाट, चंद्रपुरा, ईचागढ़, उधवा है। क्वेश्चन नंबर 77 तिलैया पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो ये आपका कोडरमा में है। क्वेश्चन नंबर 78 तेनुघाट पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो ये आपका बोकारो में है। क्वेश्चन नंबर 79 चंद्रपुरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो ये आपका बोकारो में है। क्वेश्चन नंबर 80 ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो ये आपका सरायकेला खरसावां में। क्वेश्चन नंबर 81 उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो ये आपका साहेबगंज में है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 82 और हम लोग अब जैविक उद्यान यानी कि बायोलॉजिकल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। और बताया जा रहा है कि झारखंड में वन्य जीवों के
बाह्य स्थानीय यानी कि ex situ संरक्षण करने के लिए जैविक उद्यानों की जो है वो स्थापना की गई है, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले बिरसा भगवान जैविक उद्यान के बारे में पढ़ना होता है। फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 82 कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका ओरमांझी चकला रांची में है। क्वेश्चन नंबर 83 बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई है, तो इसका स्थापना 26 जनवरी 1994 को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 बिरसा जैविक उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो 104 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 85 बिरसा जैविक उद्यान किस नदी के तट पे है, तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी के ही तट पे है। याद रखें, स्वर्णरेखा नदी नहीं, ये आपका सपही नदी के तट पे है, सपही नदी के तट पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 वर्ष 2009 में कब, तो वर्ष 2009 में किस संस्था का गठन किया गया है, तो बताया जा रहा है कि जो आपका बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो कि चकला और मांझी में है, इसका बेहतर प्रबंधन करने के लिए ही 2009 में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण का जो है वो गठन किया गया था। ठीक है। और इस चिड़ियाघर में स्तनधारियों, सरीसृपों तथा पक्षियों की 83 गो प्रजाति है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे 1450 गो जानवर है, और देश का चौथा चिड़ियाघर जिसे अपना जो है जिसका अपना वेबसाइट है, तो www.birsazooJharkhand.in इसका ये अपना जो है वो वेबसाइट है। और इसके परिसर में एगो मछली घर भी है, और इसी के परिसर में एगो बटरफ्लाई पार्क भी निर्मित किया गया है। और बताया जाता है कि 2013 में इसे छोटे से मध्यम चिड़ियाघर में जो है वो अपग्रेड किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में कि वर्ष 2009 में किस संस्था का गठन किया गया है, तो झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 बिरसा जैविक उद्यान में कुल पशु पक्षी की कितनी प्रजाति है, तो पशु पक्षी की अगर प्रजाति की बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो स्तनधारियों, सरीसृपों और पक्षियों की प्रजाति 83 गो है, तो पक्षी की प्रजाति 83 गो है, और यहाँ पे टोटल 1450 गो जानवर है। क्वेश्चन नंबर 88 बिरसा जैविक उद्यान में कुल जीवों की संख्या कितनी है, तो लगभग 1450। क्वेश्चन नंबर 89 भारत का सबसे बड़ा जो है बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे स्थित, झारखंड में है, तो बोला जा रहा है कि बटरफ्लाई पार्क ये आपका रांची और मांझी में ही है, और ये बोला जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क है। अब बिरसा जैविक उद्यान के वनस्पति अनुभाग में 19.57 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया है। तो ये बिरसा जैविक उद्यान का जो वनस्पति अनुभाग है वहीं पे ये 19.57 एकड़ क्षेत्र में इसको जो है वो आपका निर्मित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 91 बटरफ्लाई पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो 19.57 एकड़। क्वेश्चन नंबर 92 आपका मगरमच्छ पालन ये नहीं है भाई, इसको याद, मगरमच्छ पालन केंद्र की स्थापना नहीं है, यहाँ पे है मछली घर। तो मछली घर भी आपका और मांझी रांची में है, तो बोला जा रहा है कि मछली घर केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका मछली घर केंद्र जो है वो आपका और मांझी रांची में है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 93 मछली घर पालन केंद्र की स्थापना कब की गई है, तो इसका जो है शिलान्यास 2017 में किया गया था, और यह देश में ताजे पानी का सबसे बड़ा मछली घर है। अब यह जो है वो बिरसा जैविक उद्यान के अंदर ही निर्मित किया गया है। ये मगरमच्छ पालन नहीं होगा बल्कि ये मछली घर पालन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि रांची स्थित मछली घर पालन केंद्र किस प्रकार के जल से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका मीठा पानी से यानी कि स्वच्छ वाटर। क्वेश्चन नंबर 95 बिरसा जैविक उद्यान किस प्रकार का संरक्षण है, तो ये आपका ex situ है। क्वेश्चन नंबर 96 जैविक उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रजातियों का संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 97 झारखंड का पहला जैविक उद्यान कौन है, तो आपका बिरसा भगवान जैविक उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 98 पश्चिम बिहार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 99 उधवा पश्चिम बिहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस कारण प्रसिद्ध है, तो ये आपका रामसर साइट के कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 100 झारखंड में जैव विविधता संरक्षण का मुख्य केंद्र क्या है, तो वो आपका बिरसा जैविक उद्यान ये जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा झार पार्क के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इको सेंसिटिव जोन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा झारखंड जैव विविधता बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, डॉल्फिन सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर कुछ जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा ही सा ये वीडियो होगा, और इसमें हम लोग जो है वो पूरा इसको कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि झारखंड सरकार के द्वारा पार्कों और बागानों के प्रबंधन हेतु किसका गठन किया गया है, तो इसका जो है वो झार पार्क का गठन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झार पार्क का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड पार्क्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झार पार्क का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है वो आपका JPMDA के तहत, JPMDA के तहत। तो इसका जो संचालन है वो झारखंड पार्क प्रबंधन और विकास प्राधिकरण, तो झारखंड पार्क प्रबंधन विकास प्राधिकरण यानी कि झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि JPMDA इसके तहत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि झार पार्क के अंतर्गत प्रारंभ में कुल कितने पार्क शामिल किए गए थे, तो इसमें टोटल स्टार्टिंग में 10 गो पार्क जो है वो शामिल किया गया था। और इसमें से देखिएगा तो आपका 6 गो पार्क आपका रांची में था और 1 गो पार्क हजारीबाग में था जिसको हम लोग शहीद निर्मल महतो पार्क कहते हैं। एक पार्क आपका सिल्ली में था जिसको अम्बेडकर पार्क कहते हैं। जमशेदपुर में 1 गो पार्क था जिसको हम लोग बोलते हैं घोड़बंधा थीम पार्क, और एक पार्क आपका दुमका में था जिसको हम लोग सिद्धू कान्हू पार्क कहते हैं। और रांची में 6 गो था, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, दीनदयाल पार्क, नक्षत्र वन, सिद्धू कान्हू पार्क और ऑक्सीजन पार्क और श्री कृष्णा पार्क, ये सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बिरसा मुंडा जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है, तो ये आपका रांची में है। दीनदयाल पार्क किस जिले में स्थित है, तो ये आपका रांची में है। नक्षत्र वन किस जिले में है, तो ये भी रांची में है। सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है, तो ये भी रांची में है। ऑक्सीजन पार्क कहाँ है, रांची में है। श्री कृष्णा पार्क कहाँ है, ये भी रांची में है। शहीद निर्मल महतो पार्क किस जिले में है, तो हजारीबाग में है। इसके अलावा आपका है आपका अम्बेडकर पार्क कहाँ है, तो ये आपका अम्बेडकर पार्क जो है वो आपका कहाँ पे है, तो अम्बेडकर पार्क जो है वो आपका सिल्ली में है, सिल्ली में है ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, अम्बेडकर पार्क सिल्ली में है। इसके अलावा आपका देख लीजिए घोड़बंधा थीम पार्क ये कहाँ है, तो ये आपका जमशेदपुर में है। तो घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सिद्धू कान्हू पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपका दुमका में है। एक सिद्धू कान्हू पार्क आपका रांची में है और एक आपका सिद्धू कान्हू पार्क 2 जो है वो दुमका में स्थित है झारखंड में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट देखिए 6 गो रांची में है, बाकी 1 गो हजारीबाग में, 1 गो सिल्ली में, 1 गो जमशेदपुर में, 1 दुमका में। जमशेदपुर में घोड़बंधा थीम पार्क है, दुमका में सिद्धू कान्हू पार्क है, सिल्ली में अम्बेडकर पार्क है, हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क है ठीक है, यहाँ तक याद होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग झारखंड में इको सेंसिटिव जोन के बारे में। तो बोला जा रहा है कि झारखंड में कुल कितने इको सेंसिटिव जोन की पहचान की गई है, तो झारखंड में टोटल 12 गो इको सेंसिटिव जोन की जो है वो पहचान की गई है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया था, तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य को 2012 में इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया था। शेष जो भी 11 गो इको सेंसिटिव जोन है उसको कब घोषित किया गया था, तो 2019 में। तो शेष 11 गो इको सेंसिटिव जोन की घोषणा वर्ष 2019 में किया गया था, जिसमें आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य है, महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य है, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य है, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, तोमचांची वन्यजीव अभयारण्य है और आपका उधवा झील पक्षी विहार है, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य किस श्रेणी में आता है, तो ये आपका इको सेंसिटिव जोन में आता है। पलामू अभयारण्य किस प्रकार का क्षेत्र है, तो ये भी आपका इको सेंसिटिव है। झारखंड के इको सेंसिटिव जोन में क्या शामिल है, तो यहाँ पे आपका देखिएगा तो केवल जो है वो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दोनों शामिल है। नेक्स्ट फिर है कि झारखंड राज्य में कुल कितने इको सेंसिटिव जोन की पहचान की गई है, तो आपका 12 गो है। झारखंड में इको सेंसिटिव जोन की पहचान एवं घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका जो है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सबसे पहले किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो ये आपका दालमा वन्यजीव अभयारण्य को कब 2012 में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, 2012 में। और शेष 11 गो जो इको सेंसिटिव जोन है उसको कब घोषित किया गया था, 2019 में। पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस श्रेणी में आता है, तो आपका इको सेंसिटिव जोन में आता है। ये सब याद ही करना है, इसमें ये सभी तो हो जाएगा। अच्छा देख लीजिए, एक नंबर रुकिएगा, इको सेंसिटिव जोन को अन्य नाम से क्या कहा जाता है, तो इको सेंसिटिव जोन को जो है वो हम लोग बफर जोन के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ तक जो है हम लोग देख चुके हैं। अब जो है वो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग जो है वो जैविक उद्यान देख रहे थे जिसमें हम लोग बिरसा भगवान जैविक उद्यान पढ़ चुके थे, बटरफ्लाई पार्क देख चुके थे, मछली घर ये भी देख चुके थे। अब हम लोग रॉक गार्डन, मगर प्रजनन केंद्र, बिरसा मृग विहार, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जुबली पार्क, इन सभी के बारे में देखते हैं।
तो नेक्स्ट है कि झारखंड में, अच्छा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉक गार्डन किस जिले में स्थित है, तो ये आपका रांची में है। रॉक गार्डन का निर्माण किससे हुआ है, तो ये आपका गोड्डा पहाड़ी की चट्टानों से, ये गोंडा पर्वत की चट्टानों से निर्मित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। रॉक गार्डन किसके समीप है, तो ये आपका कांके डैम इसके समीप में स्थित है और ये भी आपका प्रख्यात पिकनिक स्थल है। रॉक गार्डन किस प्रकार का स्थल है, तो ये आपका प्रमुख पिकनिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका रुक्का में स्थित है। एक प्लेस है मूता, तो मगर प्रजनन केंद्र मुट्ठा या फिर मूता रुक्का में स्थित है। ये आपका रांची में ही है। मगर प्रजनन केंद्र किस नदी के तट पे है, तो मगर प्रजनन जो केंद्र है वो आपका किस नदी के तट पे स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो आपका कोयल नदी के ही किनारे है, कोयल नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगर प्रजनन केंद्र के विकास के लिए किस संस्था ने MOU यानी कि ज्ञापन समझौता, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये किया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे गिद्ध प्रजनन केंद्र के विकास के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ MOU किया गया है। तो बॉम्बे या फिर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ MOU किया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसको IUCN के द्वारा 1987 में स्थापित किया गया था मगर प्रजनन केंद्र को, और यह भारत के 8वें गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे भारत का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है मगर प्रजनन केंद्र में ही, मुत्ता रुक्का में। और यहाँ पे गिद्ध प्रजनन केंद्र के विकास के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिरसा मृग बिहार किस जिले में है, तो ये आपका कालामाटी खूंटी में स्थित है, कालामाटी खूंटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मृग बिहार किसके लिए प्राकृतिक आवास है, तो ये आपके जो है वो हिरन के लिए। बिरसा मृग बिहार में किसका प्रजनन और संरक्षण होता है, तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि यहाँ पे हिरन प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका सांभर, जिसको हम लोग बोलते हैं रूसा यूनिकॉलर, और साथ ही साथ चीतल, जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, इसका प्रजनन और संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पे चीतल का, यहाँ पे सांभर का और यहाँ पे हिरन का, इन तीनों का जो है वो प्रजनन करवाया जाता है बिरसा मृग बिहार में, जो कि कालामाटी खूंटी में है। बिरसा मृग बिहार की स्थापना कब किया है, तो इसका बोला जा रहा है कि 1982 ईस्वी में इसका उद्घाटन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भुकला भगत के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिरसा मृग बिहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो तत्कालीन बिहार का मुख्यमंत्री था जिसका नाम था भुकला भगत, इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान का प्रबंधन कौन करता है, तो इसका प्रबंधन जो है वो आपका बोकारो स्टील संयंत्र और आपका सेल के द्वारा किया जा रहा है इसका प्रबंधन, तो सेल के द्वारा और बोकारो स्टील संयंत्र के द्वारा। और बोला जा रहा है कि इसका जो उपनाम क्या है, तो इसका सिटी पार्क है, पर्यटन हेतु ये प्रसिद्ध है और ये पर्यटन हेतु टॉय ट्रेन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जुबली पार्क किस शहर में स्थित है, तो ये आपका जमशेदपुर में है। और जुबली पार्क का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो बोला जाता है कि टाटा स्टील के द्वारा जो है वो इसका निर्माण किया गया है। और मैसूर का एक आपका वृंदावन उद्यान है जिसका अन्य नाम मुगल गार्डन है, इससे ये प्रेरित है। तो मैसूर में ही वृंदावन उद्यान है जिसको हम लोग मुगल गार्डन कहते हैं, उसी से ही प्रेरित है जुबली पार्क जो कि जमशेदपुर में है, और इसका निर्माण टाटा स्टील के द्वारा किया गया है, टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुबली पार्क को किस वर्ष जो है वो आम जनता के लिए खोला गया था, तो बोला जाता है कि जो है वो 1958 में जमशेदपुर शहर की स्थापना के बाद 1958 में जमशेदपुर शहर की जो स्थापना का 50वां वर्षगांठ हुआ था, और उसी समय इस पार्क को जो है वो आम जनता के लिए खोल दिया गया था। जुबली पार्क में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, तो यहाँ पे जो है वो आपका जवंती सरोवर, ये यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसमें टाटा स्टील प्राणी उद्यान, निक्को मनोरंजन पार्क, जयंती सरोवर, चिल्ड्रेन पार्क और आपका रोज गार्डन, ये सभी यहाँ पे स्थित है। जुबली पार्क किस अवसर पे जो है वो आम जनता के लिए खोला गया था, तो बोला जाता है कि वर्ष 1958 में जमशेदपुर शहर की स्थापना का जो है वो 50 वर्ष पूरा हुआ था, 50वीं वर्षगांठ था, उसी समय इसको जो है वो आम जनता के लिए खोल दिया गया था। जो है वो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ जाना चाहिए। अब जो है वो थोड़ा सा हम लोग झारखंड जैव विविधता बोर्ड के बारे में हल्का सा सुन लीजिए कि झारखंड जैव विविधता बोर्ड का जो गठन है वो आपका 20 दिसंबर 2007 को झारखंड सरकार के द्वारा ही जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था।
तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था, उसी के तहत 2007 में 20 दिसंबर 2007 को झारखंड जैव विविधता बोर्ड का स्थापना किया गया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना और इसके घटकों का सतत प्रयोग करके जो है वो बोला जाता है कि इसके लाभों को जो है वो लाभों का उचित और समान वितरण सुनिश्चित करना है, और साथ ही साथ इसके संबंध में ज्ञान का जो है वो प्रसार करना है। और डॉल्फिन सर्वेक्षण के बारे में बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत देश में पहली बार व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण 2021 से 2023 तक किया गया था। और इस सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड राज्य में कुल 162 डॉल्फिन है। अब पूरे देश में देखा जाए तो 6324 लगभग 63-24 डॉल्फिन पाया गया है, और जिसमें झारखंड में 162 को डॉल्फिन है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2397 को डॉल्फिन है, लगभग 2400 डॉल्फिन है। इसके बाद बिहार में 2220 को डॉल्फिन है, पश्चिम बंगाल में 815 को डॉल्फिन है, असम में 635 को डॉल्फिन है, और झारखंड का जो स्थान है वो 5वां नंबर में आता है, और झारखंड में 162 को डॉल्फिन है। इसको भी आप याद रखिएगा। अन्य तथ्य देख लीजिए थोड़ा सा कि बिरसा मुंडा स्मृति पार्क ये रांची में है, और ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। रांची के नामकुम में लाल खटंगा नामक स्थान पे वर्ष 2012 में जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया था, जिसको इको टूरिज्म की अवधारणा पे विकसित किया गया है, और इसमें कई दुर्लभ औषधि देखने को मिलते हैं। तो लाल खटंगा में क्या है, तो जैव विविधता पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जिसको 2012 में लाया गया था। और राज्य के गढ़ खटंगा, एक है लाल खटंगा जो कि रांची के नामकुम में है, और एक है गढ़ खटंगा ये भी रांची में है। तो राज्य के गढ़ खटंगा यानी कि रांची में, और महेशपुर देवघर में, और गम्हरिया सरायकेला खरसावां में आधुनिक पौधशाला की जो है वो स्थापना की गई है। इसके अलावा राजकीय औषधि पादप बोर्ड रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना 17 फरवरी 2003 को किया गया है। ठीक है, ये सभी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और देख लीजिए कि वर्ष 2016 में टाटा स्टील के द्वारा ही जैव विविधता नीति की शुरुआत की गई थी, और जिसका प्रमुख लक्ष्य था कि जैव विविधता की कोई शुद्ध हानि नहीं होना है, यानी कि नो नेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी था। और इसी नीति के तहत ही 2022 में ही जमशेदपुर में कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो जमशेदपुर में ही क्या है, कदमा जैव विविधता पार्क है जमशेदपुर में, इसको याद रखिएगा। और 9 सितंबर 1972 को भारतीय संसद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था। कब, तो 9 सितंबर 1972 को ये जो है वो पारित किया गया था। तो ये आपका जो है वो तैयार हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 घंटा 7 मिनट लगभग लगा है। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी झारखंड में वन्य जीव संरक्षण है ये हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग वन्य प्राणी संरक्षण की बात करेंगे तो जिसमें हम लोगों को एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 10 सितंबर 1986 को किया गया था लातेहार जिला में, जिसका एरिया 226.32 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए पूरा डिटेल, इसके बारे में डिटेल क्या है नहीं पता होना चाहिए। इसके बाद पलामू बाघ जो है आरक्षी यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए, जो कि 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1974 में इसका स्थापना किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व का एरिया 1130 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 414 वर्ग किलोमीटर इसका कोर क्षेत्र है और 716 वर्ग किलोमीटर इसका बफर क्षेत्र है, याद रखिएगा। और पलामू टाइगर रिजर्व में याद रखिएगा कि इसी में ही देखिएगा कि 20 जनवरी 2014 को PTCF का गठन किया गया है, जो कि एक ट्रस्ट के रूप में गठन किया गया है, और ये सभी को देख रेख करता है। और पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा कि इसका क्षेत्रफल देखिएगा तो एग्जैक्ट है 1129.93 वर्ग किलोमीटर, और लगभग 1130 किलोमीटर मान लीजिए। इसका औसत वार्षिक यहाँ पे वर्षा देखिएगा तो वो 1036 मिलीमीटर है, और इसका ऊंचाई देखिएगा तो ये आपका 300 से लेके 1140 मीटर है, और यहाँ पे तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग बाघ कॉरिडोर के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग गुरु घासीदास पलामू लावालोंग बाघ कॉरिडोर के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़े थे, जो कि आपका 1972 के